तफसील से कोरोना के असर से मईशत उबर रही है। वजीर खजाना निर्मला सीतारमण ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब किया। उन्होंने कहा कि मरकज के इकदामात के नतीजे में मईशत में सुधार हो रहा है। उन्होंने खुद कफील भारत पैकेज 3.0 का ऐलान किया। आत्मनिर्भर भारत 3.0 के तहत 12 ऐलानात किए गए हैं। इस स्कीम के तहत नए मुलाजमीन का अहाता किया जाएगा। निर्मला सीतारमण ने मजीद कहा है कि जीएसटी कलेक्शन में बेहतरी आई है और बैंकों के कर्ज देने की रफ्तार में भी तेजी दर्ज की गई है। The state of the economy, there is definitely a strong recovery seen that is emerging. Active cases of COVID have declined from 10 lakhs to 4.89 lakhs. And the case fatality rate has also come down. It is at 1.47 as it stands now, 1.47%. The next is about the energy consumption growth. That's been at a very high level. If you look at year-on-year comparison, it's at 12% October to October, 2020, 21. The GST collections, of course, even as it was announced, had touched 1.05 gross, 1.05 lakh crores, and it's a 10% year-on-year comparison. You also seen that several prominent economists have been writing as to what is the nature of this rebound, and it is just not due to pent-up demand. It's a sustainable, strong economic growth that which is being read by many economists who have been writing and also noticing that this growth is also getting energized by the unrelenting reform pitch with which a lot of strong steps towards systemic reforms are being taken by the government. The emergency credit liquidity guarantee scheme which was announced, which came to be identified with just the MSMEs, which did not just help the MSMEs but also help professionals and others. Total amount sanctioned, it was a 3 lakh crore ECLGS, in which 2.05 lakh crores have been sanctioned to about 61 lakh borrowers. We also had announced at that time partial credit guarantee scheme through the public sector banks. They have bought portfolios worth 26,889 crores. Again, that also infused liquidity. And the last item here relates to how much of liquidity has been infused into the DISCOMs. 17 states have received a sanction of 118.2. मुल्क की इक्तिसादी सूरत हाल पर राहुल गांधी ने वजीर आजम नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा है। उन्होंने ट्वीट किया है कि पहली बार मुल्क इक्तिसादी मंदी की जद में है। राहुल गांधी ने मजीद लिखा है कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने मुल्क की ताकत को कमजोरी में तब्दील कर दिया है। ख्याल रहे कि आरबीआई के अंदाजे के मुताबिक माली साल 2020 और 21 की दूसरी सैमाही यानी जुलाई से सितंबर के बीच शरह नमो मनफी रही है। बिहार असेंबली इंतखाबात में अजीम इत्तेहाद के लिए कांग्रेस कमजोर कड़ी साबित हुई। उसने 70 सीटों पर अपने उम्मीदवार खड़े किए और 19 में पार्टी को जीत हासिल हुई। पार्टी के मायूस कुन कारकर्दगी पर अब अंदर से आवाज उठ रही है। कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी तारिक अनवर ने कहा है कि कांग्रेस की खराब कारकर्दगी की वजह से अजीम इत्तेहाद की हुकूमत बिहार में नहीं बन सकी। तारिक अनवर के मुताबिक कांग्रेस को अपना मुहासिबा करना चाहिए और हकीकत को तस्लीम करना चाहिए। तारिक अनवर के मुताबिक बिहार की सियासत में एमआईएम की एंट्री नेक इशारा नहीं है। विधानसभा चुनाव के नतीजों में जिस ढंग से थोड़ा फासला रह गया था, उसे लेकर के कांग्रेस पे बड़ी सवाल खड़े हुए, क्योंकि कांग्रेस का जो प्रदर्शन है वो कहीं ना कहीं जिम्मेदारी रहा इस नतीजों को लेकर के। हमारे साथ कांग्रेस के वरिष्ठ नेता तारिक अनवर हैं। तारिक साहब, ये मानते हैं कि कांग्रेस में कहीं ना कहीं चूक रही है उम्मीदवारों का चयन करने में या नेतृत्व को लेकर के? देखिए, बात तो बिल्कुल सही है, और क्योंकि हम लोगों को 70
सीट मिली थी गठबंधन में, और हम लोग का एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा था, कम से कम हम 35-40 के आसपास जाना चाहते थे, लेकिन जो परिणाम आए वो आश्चर्यजनक है। तो ये बिना किसी चूक के तो हो नहीं सकता, कहीं ना कहीं हमारी कमी रह गई, चाहे वो उम्मीदवारों के चयन में हो, चाहे वो कैंपेन में हो या और कुछ हो। तो इसलिए हमने एक मशवरा दिया है पार्टी को कि इस पर गहन चिंतन होना चाहिए, क्योंकि फिर आने वाले समय में फिर हम लोग जब लोकसभा के चुनाव में जाएं तो उससे पहले अपना संगठन, अपनी पार्टी पूरी तरह से तैयार रहे, मजबूत रहे। जिस ढंग से उम्मीदवारों का चयन हुआ है, जिस ढंग से वो लगता है कि और बेहतर हो सकता था, अपने मन से कुछ ज़्यादा ही हुआ है। नहीं, देखिए, हम उस पर कोई कमेंट करना नहीं चाहते, कोई टिप्पणी करना। हम इतना ज़रूर चाहते हैं कि हम लोग बैठे, जो भी बिहार के का नेतृत्व है वो बैठे, केंद्रीय नेतृत्व बैठे, सब बैठकर उस पर तय करें कि कहाँ हमसे कमी हो गई, कहाँ पर हम चूक गए। ये बात हम कहना चाहते हैं, और अभी हम किसी नतीजे पर फ़ौरन पहुँच जाए कि इस कारण हम चुनाव हारे, तो मैं समझता हूँ कि वो उचित नहीं होगा। ये मानते हैं कि जो प्रचार होना है, जिस ढंग से नीतियाँ बनी, उसमें कहीं ना कहीं कमी रह गई। तो कमी थी तो तभी तो ये रिजल्ट आया है। अगर कमी नहीं होती तो फिर हम 19 पर रह जाते, ऐसा तो नहीं होता। तो इसीलिए मैंने कहा कि हम लोगों में कोई कमी है, पार्टी के अंदर कमी रह गई है, जिसकी वजह से ये नतीजा आया। तो ये तारिक अनवर थे, उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है कि यहाँ पे कमी रही है और एक बड़े बदलाव की कांग्रेस में ज़रूरत है। कैमरा पर्सन अजय दुबे के साथ रवि एस नारायण, न्यूज़ 18 पटना। बिहार में अजीम इत्तेहाद की हार पर अब इल्जाम तराशी शुरू हो गई है। तारिक अनवर के बाद अब बिहार में CPI-ML लिबरेशन के दीपांकर भट्टाचार्य ने कांग्रेस पर निशाना साधा है। दीपांकर भट्टाचार्य का कहना है कि कांग्रेस की वजह से अजीम इत्तेहाद इख्तिदार हासिल करने में नाकाम हुआ। मरकजी वजीर गिरिराज सिंह ने बिहार के नतायज आने के बाद न्यूज 18 से खुसूसी बातचीत की। उन्होंने बातचीत में बिहार की सियासत के मुख्तलिफ पहलुओं पर अपने ख्यालात का बरमला इजहार किया। गिरिराज सिंह ने कहा है कि नीतीश कुमार ने आरजेडी को नई जिंदगी अता की है। अगर 2015 में नीतीश कुमार जी से ये भूल नहीं हुई होती तो आरजेडी का आज वजूद ना होता। गिरिराज सिंह ने मजीद कहा है कि चुनाव में चिराग पासवान का किरदार उन्हें समझ नहीं आया। गिरिराज के मुताबिक चिराग पासवान बिहार में एनडीए से बाहर हैं। उनका मानना है कि चिराग पासवान की वजह से तेजस्वी यादव ने अच्छा मुजाहरा किया है। गिरिराज सिंह ने मगरबी बंगाल में होने वाले असेंबली इंतखाबात के ताल्लुक से भी पार्टी के अज़ाइम वाजे किए। उन्होंने कहा कि मगरबी बंगाल में मुंह भराई की सियासत उरूज पर है। पहली बार बड़ा भाई हुए हैं। मैंने कहा मैं 67 सीट लेकर के भी नीतीश जी को मुख्यमंत्री बनाया। उसी तरह ये कौन सी बात कह रहे हैं साहब? मैं तो कहता हूं, मैं याद दिलाना चाहता हूं 2015 का चुनाव। 2015 के चुनाव में 80 सीट आया आरजेडी को। तेजस्वी जी की कौन सी भूमिका थी? वही MY का समीकरण जो पिताजी ने तैयार की थी। मैं तो कहता हूं नीतीश जी से अगर भूल ना हुई होती तो आज आरजेडी कहीं और होता। और लालू जी गुस्सा में आ जाते हैं जब मैं एक बार कहा था कि लालू जी को नीतीश जी का लॉकेट पहन लें कि राजनीतिक जीवन दे दिया। ये तेजस्वी उसी जीवन के 80 सीट नहीं बचा पाए साहब, और ये मुख्यमंत्री का दावा कर रहे थे, सरकार का दावा। ममता बनर्जी के राज में क्या हो रहा है? अगर आप कोरिया की भूमिका देखें, किम जोंग जो अपने प्रतिद्वंदी की हत्या करा देते हैं, पंचायत के चुनाव में लोगों की हत्या करा दी, जो बोले उसके खिलाफ उसकी हत्या करा दी। यानी राजनीतिक हत्या की सिलसिला और राज्य के अंदर तुष्टीकरण, एक खास वर्ग के लोगों को के प्रति सॉफ्ट होना, घुसपैठियों के प्रति सॉफ्ट होना। मैं तो कहूं वहां हिंदुओं का जीना दुर्लभ हो गया है।
और ये लोग सांस ले रहे हैं, बड़े मुश्किल से सांस ले रहे हैं। सामाजिक समरसता का सांस वहां बंद हो गया है, लोग आईसीयू में जी रहे हैं। और ये चुनाव में इसका रिजल्ट आएगा, ममता बनर्जी देखते रह जाएंगी और वो मुमकिन हो जाएगा कि मोदी है तो मुमकिन है। ना हम चिराग पासवान के प्रति सॉफ्ट रहे और ना हम हार्ड रहे। राजनीतिक परिस्थितियों के कारण जो स्थितियां उभर के आई, उन परिस्थितियों में मेरे वक्तव्य उसी ढंग के रहे, चिराग पासवान के प्रति हार्ड रहना। ये बात स्वाभाविक है कि गठबंधन, कई गठबंधन थे, लेकिन दो गठबंधन के बीच सीधी लड़ाई थी, महागठबंधन और एनडीए। अगर इन्होंने भुलावा न दिया होता, हनुमान घोषित न किया होता, तो हो सकता है ये इफेक्ट। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम है। मुल्क में कोरोना के 47,905 नए मामलों की तस्दीक हुई है। इस तरह कोरोना मुतासरीन की मजमूई तादाद बढ़कर 86,83,917 हो गई है। वजारत सेहत व खानदानी बहबूद के जरिए जारी करदा एदाद-ओ-शुमार के मुताबिक पिछले 24 घंटों में 550 मरीजों की मौत हुई है। अब तक 1,28,121 अफराद की कोरोना से मौत हो चुकी है। पिछले 24 घंटों में 52,718 मरीज सेहतियाब हुए हैं। मुल्क में अब तक 80,66,502 अफराद सेहतियाब हो चुके हैं। कोरोना एक्टिव मरीजों की तादाद में भी लगातार कमी दर्ज की जा रही है। 4,79,294 कोरोना के एक्टिव मरीज हैं। आईसीएमआर की ताजा रिपोर्ट के मुताबिक पिछले 24 घंटों में 11,93,358 कोरोना टेस्ट किए गए हैं। मुल्क में अब तक 12,19,62,509 टेस्ट किए जा चुके हैं। तेलंगाना की बात करें तो तेलंगाना में कोरोना के 1,015 नए मामले सामने आए हैं। पिछले 24 घंटों के दौरान कोरोना से 3 मरीजों की मौत हो चुकी है। रियासत भर में अब तक कोरोना से 1,393 अफराद की मौत हो चुकी है। रियासत में कोरोना से मुतासिरा मरीजों की कुल तादाद 2,54,000 के पार हो चुकी है। 17,323 एक्टिव केसेस अभी भी हैं, जिनमें 14,000 से ज्यादा अफराद होम क्वारंटीन में हैं। ग्रेटर हैदराबाद के हुदूद में सबसे ज्यादा 172 नए मामले सामने आए हैं। हम दिन में आम तौर पर 4 से 5 बार हाथ धोते हैं, लेकिन कोरोना वबा के दौरान लोग 10 से 12 बार हाथ धो रहे हैं, जिससे पानी की कमी बढ़ सकती है। मिशन पानी के हिस्से के तौर पर हम जानकारों से राय लेते हैं, जो पानी के तहफ्फुज़ के अमल में हमारी मदद कर सकते हैं। आईआईटी चेन्नई के जरिए ऐसा प्रोडक्ट तैयार किया गया है जो हाथ धोते वक्त 90% पानी बचा सकता है। हम औसतन दिन भर में 4 से 5 बार हाथ धोते थे, लेकिन महामारी के दौरान इस आंकड़े में इजाफा हुआ। हम जब भी हाथ धोते हैं काफी ज्यादा पानी बर्बाद होता है, क्योंकि सिर्फ एक तह तक पानी का इस्तेमाल होता है, बाकी पानी नीचे गिरकर बर्बाद होता है। हमने एटमाइजेशन की तकनीक से ये प्रोडक्ट तैयार किया है, जिससे पानी की हर एक बूंद लाखों और करोड़ों में तब्दील हो जाती है। इस प्रक्रिया के चलते लगभग 95% पानी की खपत हो जाती है। एक मामूली नल से आपको 1 मिनट में 10 से 15 लीटर पानी मिलेगा, जबकि हमारे प्रोडक्ट से आपको हर मिनट सिर्फ 500 मिलीलीटर पानी मिलेगा। यही फर्क है नॉर्मल फ्लो और हमारे प्रोडक्ट में। इस एटमाइजेशन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल खास तौर पर इंडस्ट्रियल एरिया में कूलिंग और सेटलिंग के लिए किया जाता है, लेकिन हमारी कोशिश है कि इस प्रोडक्ट का इस्तेमाल घरेलू कामकाज में भी हो, जिससे पानी की बचत हो और एक नया बदलाव आ सके। हमारे ये वाटर सेवर किसी भी नल में लगाया जा सकता है। मेरा लक्ष्य है कि भारत के हर एक कोने तक हम पहुंचे। हम चाहते हैं हमारा ये प्रोडक्ट सरकारी दफ्तरों और स्कूलों में इस्तेमाल हो, कम्युनिटी शौचालय में इस्तेमाल हो। आपको बता दें कि ऐसा करने से पानी काफी मात्रा में बचाया जा सकता है। एक कंपनी ने 30 लाख देकर हमारा प्रोडक्ट खरीद लिया और अपने सारे दफ्तरों में प्रोडक्ट इंस्टॉल कर दिया।
So they just don't save water, they also save the energy associated with water. For example, the electricity. उन्होंने सिर्फ पैसा ही नहीं बचाया, बल्कि एनर्जी जैसे बिजली भी बचाई। पुंछ में आज 5वें रोज भी पाकिस्तान ने फायरबंदी मुआहदे की खिलाफ वर्जी की। पाकिस्तान ने कस्बा केरनी और शाहपुर सेक्टर में हिंदुस्तानी फौजी चौकियों के साथ साथ रिहायशी इलाकों को भी निशाना बनाया। न्यूज 18 उर्दू के कैमरे में पाकिस्तानी गोलेबारी से पैदाशुदा सूरत-ए-हाल कैद हो गई। इन तस्वीर में आप देख सकते हैं कि कैसे पाकिस्तान की जानिब से दागे जा रहे गोले रिहायशी इलाकों में गिर रहे हैं। पाकिस्तान की जानिब से की गई बिला इश्तियाल फायरिंग से LOC के आसपास के इलाकों में खौफ व हिरासा का माहौल पैदा हो गया है। लोगों ने अपनी जान बचाने के लिए महफूज मकामात पर पनाह ली। फौज ने भी पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया। कोई यहाँ जिंदगी का पता नहीं है कि किस वक्त जो है इनके साथ क्या हाल हो जाए, क्योंकि कोई बाहर खेतों में काम कर रहा होता है या कोई मवेशियों के साथ है तो उसी वक्त वहाँ पर शेलिंग आती है, जिसकी वजह से लोगों को जानी खतरा है और कई आदमी की जान चली गई हैं और कई ज़ेर इलाज इस वक्त भी ज़ेर इलाज जो हैं पड़े हुए हैं। हमारे शाहपुर में कई भाई जो हैं वो बेचारे, कोई मजदूरी करता था, वो उसकी किसी की टांग नहीं, किसी का बाजू नहीं, तो बहुत परेशानी है सर। तो गाँव में होती है गोलाबारी, जब भी होती है गोलाबारी गाँव में होती है। वजीर आला जगन मोहन रेड्डी की पदयात्रा के 3 साल की तकमील पर YSR कांग्रेस पार्टी के तमाम MLAs ने अपने अपने हलकों में पदयात्रा का आगाज किया। करनूल के रुकने असेंबली हफीज खान ने भी पदयात्रा का आगाज किया है। पदयात्रा के दौरान रुकने असेंबली हफीज खान ने मकामी आवाम से मुलाकात करते हुए उनके मसाइल से वाकफियत हासिल की। साथ ही उन्होंने हुकूमत की फलाही स्कीमात से आवाम को वाकिफ करवाया। मीडिया से बात करते हुए हफीज खान ने कहा कि जगन मोहन रेड्डी की हुकूमत सेहत और तालीम के साथ साथ दीगर शोबों को भी तरक्की दे रही है। उन्होंने कहा कि रियासत के 3 दारुल हुकूमत होने पर ही तमाम इलाकों की तरक्की मुमकिन है। रेड्डी साहब जिस तरीके से 3 साल पहले पदयात्रा शुरू करे थे, लोगों के मसले मसाइल को समझे थे, जिसकी वजह से आज बेहतरीन वेलफेयर स्कीम्स आए हैं। सारा इंडिया जो है अगर वेलफेयर स्कीम्स किस तरीके से देना चाहिए और किस तरीके से इम्प्लीमेंट करना चाहिए तो आंध्र प्रदेश की तरफ देख रहा है। आज हम लोग जब पदयात्रा कर रहे हैं तो पब्लिक के चेहरे पे एक किस्म की मुस्कान है, एक किस्म की खुशी है। उन लोगों को देखते ही समझ में आ रहा है कि जो है वो लोग हमारे से मुतमईन हैं, हमारे से खुश हैं। तो जगन मोहन रेड्डी साहब की वजह से और जो ये वेलफेयर स्कीम्स जिस तरीके से दिए हैं वो जो हर एक की सोशियो इकोनॉमिक सिचुएशन को चेंज करे, सो वैसे ये है। वुमेन एम्पावरमेंट हो रहा, स्टूडेंट्स को जो है बेहतरीन से एजुकेशन मिल रहा, हेल्थ केयर फ्री हेल्थ केयर जो है मिल रहा, फार्मर्स को जो है फ्री बेनिफिट्स मिल रहे हैं। ये सब चीज़ों से जो है सोशियो इकोनॉमिक सिचुएशन ऑफ आंध्र प्रदेश आगे जाने वाली है। उसी तरीके से आप अगर देखेंगे तो SC ST BC माइनॉरिटीज़ को 50% रिजर्वेशन इन नॉमिनेटेड पोस्ट जो पहले कभी नहीं था, 50% इन नॉमिनेटेड वर्क्स जो कभी नहीं था। माने ये लोगों को ना सिर्फ सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट बट पॉलिटिकल अपलिफ्टमेंट करने के लिए भी ख़ास तौर पे जो है हमारी गवर्नमेंट काम कर रही है। रजा एकेडमी ने हुकूमत हिंद से फ्रांस से अपने सफीर को वापस बुलाने का मुतालबा किया है। साथ ही फ्रांस हुकूमत के रूबरू मुसलमानों के जज्बात की तर्जुमानी करने का मुतालबा किया। फ्रांस में शाया गुस्ताखाना कार्टून्स के खिलाफ कर्नाटक के शहर गुलबर्गा में एहतजाज करते हुए रजा एकेडमी ने फ्रांसीसी सदर के खिलाफ नारेबाजी की। रजा एकेडमी ने अक़वाम मुत्तहिदा से भी मजहबी पेशवाहों की तौहीन के खिलाफ कानून साजी करने का मुतालबा किया है। मुस्लिम चौक पर किए गए इस एहतजाज में नौजवानों में काफी जोश व खरोश देखा गया। इस मौके पर एक मुख्तसर से जलसे का भी एहतमाम किया गया। जलसे से खिताब करते हुए मुकर्ररीन ने तौहीन रिसालत के खिलाफ मुखालिफिन को खबरदार किया। फ्रांस में गुस्ताखाना कार्टून बनाए जाने के खिलाफ मुल्क भर में मुजाहरे हो रहे हैं। कर्नाटक के शहर गुलबर्गा में भी आज शहर के मुस्लिम चौक पर एक मुजाहरा किया गया। फ्रांस की मसनूआत का बाइकाट करने का मुतालबा किया गया, साथ ही फ्रांस के सदर से माफ़ी का मुतालबा किया गया। हमारे साथ चंद उलमा इकराम मौजूद हैं। अच्छा सर, क्या मुतालबा किया गया? जिस तरह से गुस्ताखाना कार्टून वगैरह हैं तो उसके ऊपर क्या डिमांड क्या है? हमारा डिमांड यही है कि जिन लोगों ने
रसूल आज़म सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखाना खाके शाये किए हैं और इसकी इजाज़त दी है। सबसे पहले ऐसे लोगों का बाइकाट किया जाए और ऐसे लोगों को सख्त से सख्त सज़ा दी जाए। अक़वाम मुत्तहिदा से भी मेरा मुतालबा है और यहाँ की गवर्नमेंट से भी मेरा मुतालबा है कि ऐसे लोगों के नज़रियात के ख़िलाफ़ हम जो है कदम उठाएं और ऐसे लोगों के नज़रियात की बाइकाट करें। इस वजह से मुसलमान अमन चाहता है, अमन इत्तेहाद चाहता है, मोहब्बत चाहता है। मुसलमान दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ हमेशा रहा और हमेशा रहेगा। इजहार ख्याल किया। नाज़रीन, महाराष्ट्र से एक बड़ी खबर आ रही है। महाराष्ट्र के महकमा सेहत ने एडवाइजरी जारी की है। जनवरी फरवरी में कोरोना की दूसरी लहर आने का अंदेशा जाहिर किया है। बेहद अहम खबर से हम आपको रूबरू करा रहे हैं। महाराष्ट्र में महकमा सेहत ने जनवरी फरवरी में कोरोना की दूसरी लहर आने का अंदेशा जाहिर किया है। सभी अजला को एडवाइजरी भेजी गई है, जिसमें सभी अजला को तैयार रहने की हिदायत दी गई है। महाराष्ट्र कोरोना से सबसे ज्यादा मुतासिर रियासत है, तो बेहद बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। चलिए मजीद तफसीलात हासिल करेंगे हमारे नुमाइंदे अमित राय से, जो इस वक्त हमारे साथ मुंबई से जुड़ रहे हैं। अमित राय, महाराष्ट्र पहले से ही कोरोना से सबसे ज्यादा मुतासिर रियासत है, ऐसे में अब एडवाइजरी जारी करना यानी खतरा और बढ़ सकता है। देखिए, निश्चित तौर पे महाराष्ट्र वासियों के लिए चिंता का विषय है और सरकार ने सतर्क रहने का आदेश दिया है। सरकार ने ये कहा है कि आईसीएमआर की गाइडलाइन के अनुसार कोरोना की जांच करने वाली लैब को शुरू रखा जाए। इस मामले में जरा भी लापरवाही ना होने पाए, इस बात का विशेष ख्याल रखना है। साथ ही सभी संदिग्ध कोरोना मरीजों की अच्छी तरह से जांच भी शुरू रहनी चाहिए। इसके अलावा कोरोना मरीजों की जानकारी समय से पता चले, इसलिए स्वास्थ्य विभाग को फ्लू यानी इन्फ्लुएंजा जैसी बीमारियों की भी नियमित जांच करनी चाहिए। और शहरी और ग्रामीण इलाकों में कार्यरत फीवर क्लिनिक इस मामले में एक अहम भूमिका जो है निभा सकते हैं। साथ ही सरकार ने यह भी कहा कि जो ज्यादा भागदौड़ करने वाले लोग हैं, जो ज्यादा लोगों के संपर्क में आ रहे हैं, उन पर जो है विशेष निगरानी रखनी चाहिए। उनकी जो है जांच जो है नियमित समय पर होनी चाहिए। दरअसल मामला यह है कि पिछले फिलहाल राज्य में अक्टूबर महीने के पहले हफ्ते से कोरोना मरीजों की संख्या में कमी आना शुरू हुआ है, लेकिन दुनिया भर में जिस तरह से कोरोना के मामलों को अगर देखा जाए तो यूरोप में कई देशों के अंदर कोविड-19 की दूसरी लहर आने की खबरें सामने आ रही हैं। ऐसे में यूरोपीय देशों को देखते हुए भारत में भी अगले साल कोरोना की दूसरी लहर आने की आशंका जताई जा रही है। इसी के मद्देनजर जो है महाराष्ट्र सरकार ने स्वास्थ्य विभाग को अलर्ट किया, सभी जिला प्रमुखों को अलर्ट किया है कि बिल्कुल। तो महाराष्ट्र में महकमा सेहत ने एडवाइजरी जारी की है, जिसमें कहा गया है कि जनवरी फरवरी में कोरोना की लहर बढ़ सकती है। ऐसे में अजलाओं को तैयार रहने की हिदायत दी गई है। अमित, बेहद शुक्रिया तफसीलात के लिए। चलिए सीधे चलते हैं। तेजस्वी यादव इस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब कर रहे हैं। वित्त मंत्री जी ने रोकने में नाकाम रहे, तब जाकर के जो बीजेपी का जो प्रकोष्ठ है, आप प्रकोष्ठ भली भांति समझ सकते हैं कि बीजेपी का प्रकोष्ठ कौन है। बीजेपी के प्रकोष्ठ ने जोर भाग गुना सब कुछ किया, फिर भी राष्ट्रीय जनता दल को सिंगल लार्जेस्ट पार्टी होने से रोक नहीं पाए। और महागठबंधन के सभी साथियों ने एकजुट होकर के हम लोगों ने मुद्दे की चुनाव पर हम लोग चुनाव लड़ने का काम किया। और आप जानते हैं कि ये मुद्दा कुछ लोगों ने असमर्थता जताई कि नौकरी नहीं दी जा सकती, जो कि डबल इंजन का चेहरा है। जो लोग बड़े बड़े दावे करते थे कि चेहरे का कमाल है कि राष्ट्रीय जनता दल को हमने कहां से कहां पहुंचा दिया, आज देखिए उनका चेहरा तीसरी नंबर पे चले गया। तीसरी नंबर पर नीतीश कुमार जी, साफ तौर पे ये समझ लें, भाजपा के लोग साफ तौर पे ये समझ लें, ये जो जनादेश है ये बदलाव का जनादेश है। अगर थोड़ी सी भी अंतरात्मा नैतिकता नीतीश कुमार जी में बची होगी तो ये जो कुर्सी पर बैठने का जो शौक है, जोड़ तोड़ भाग गुना करके जो बैठने का शौक है, कहीं ना कहीं से उनको जनता के इस फैसले का सम्मान करते हुए कुर्सी से हट जाना चाहिए। और कुछ लोग भले ही कुर्सी पर बैठे
लेकिन महागठबंधन और हम लोग जनता के दिलों में बैठे हुए हैं। जनता, बिहार की जनता हम लोगों के साथ है। और बड़ा आश्चर्य की बात है, अभी तो हम लोग धन्यवाद यात्रा भी निकालेंगे, क्योंकि हमारा स्पष्ट मानना है कि हम जीते हैं, हम हारे नहीं हैं, हम जीते हैं। पहली बार देश के किसी विपक्ष ने एक एजेंडा सेट किया और ये जो नतीजा आया है ये हमारे पक्ष में फैसला है और नतीजा जो उनके पक्ष में। लेकिन क्या ये सवाल खड़ा होता है कि देश के खासतौर पे बेरोजगारी, जहां बिहार में 46.6% है, जहां मुख्यमंत्री असमर्थता जताते हैं कि नौकरी नहीं दे सकते, तो क्या बिहार का जनता रोजगार नहीं चाहता? बिहार की जनता सरकारी नौकरी नहीं चाहता? ये सवाल खड़ा करता है। और हम लोग तो धन्यवाद यात्रा में भी